और इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, जहां 4 दिन के सीज फायर का है पहला दिन और अब से कुछ घंटे बाद बंधकों को छोड़ने की प्रक्रिया भी होगी शुरू। एक बार फिर से बता दें, ये सबसे बड़ी खबर, बंधकों के रिश्तेदारों को 49 दिन बाद अब से कुछ ही घंटे बाद राहत मिलने वाली है। और वो कौन लोग खुशकिस्मत होंगे जो हमास के चंगुल से मुक्त होंगे, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। नामों का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन महिला और बच्चों को प्राथमिकता के तौर पर छोड़े जाने का प्लान है। बता दें, 4 दिन का सीज फायर का आज का ये पहला दिन है। शाम 7:30 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि इस दौरान वो गाजा से दूर नहीं जाएगा। हमास की हरकतों पर नजर बनाई जाएगी। 13 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 1 इजरायली बंधक को छोड़े जाने की बड़ी खबर आई। 1:3 के अनुपात में कैदी छोड़े जाएंगे और 4 दिनों में 50 इजरायली बंधकों को छोड़ने के प्लान को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इसके बदले में 150 फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा जाएगा। तो आज 13 बंधकों को रिहा करेगा हमास। पहले बच्चों और महिलाओं को रिहा किया जाएगा और हर बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदी इजराइल छोड़ेगा। आपको बता दें, जेल में बंद 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने को लेकर हुआ है फैसला, जहां 4 दिन में युद्ध विराम में 50 बंधक रिहा होंगे। और बंधकों पर इजरायली पीएम ऑफिस के बयान को लेकर खबर यह कि रिहा होने वाले बंधकों के नाम मिले हैं, बंधकों के परिवारों के संपर्क में है। पीएमओ की तरफ से यह बयान सामने आया, ये बताते हुए कि जिस तरीके से ये एक लिस्ट बाकायदा सामने आ चुकी है, जिसमें बंधकों पर इजरायली पीएम ऑफिस के ये बयान आया कि रिहा होने वाले बंधकों के नाम की एक डिटेल जानकारी उनके पास है और उसी आधार पर बंधकों के परिवारों के संपर्क में भी अधिकारियों को लेकर ये बड़ी खबर मिली है। तो कई दिनों से जारी बंधकों की रिहाई की बातचीत का नतीजा आज आखिरकार निकलेगा। इजराइल और हमास रिहाई की डील के लिए राजी हो गए हैं और आज इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। यह पूरा प्लान आखिर है क्या, हम आपको समझाते हैं। 4 दिन का सीज फायर आज से शुरू होगा और आज सुबह से ही सीज फायर लागू हो जाएगा। हर दिन 13 इजरायली बंधक छोड़े जाएंगे, जो कि हमास की तरफ से कहा गया है। हमास ने इजराइल को बंधकों की बाकायदा पूरी लिस्ट भी सौंप दी है कि कुल मिलाकर 4 दिन के भीतर जो 50 बंधक छोड़े जाएंगे उनके नाम क्या है। आईडीएफ ने बंधकों के नामों की जांच पूरी कर ली है और इसके अलावा खबर यह है कि युद्ध विराम का जो वक्त है वो भी आपको बता दें कि आज सुबह 10:30 बजे से युद्ध विराम यानी कि सीज फायर, गोलाबारी बंद हो जाएगी। रिहाई का समय क्या है, आज शाम 7:30 बजे 13 बंधक, जो कि फर्स्ट फेज में 13 बंधक छोड़े जाएंगे, हमास की तरफ से उन्हें छोड़ा जाएगा। अब आप देखिए इजराइल और हमास को लेकर और क्या जानकारी। जहां एक तरफ हमास की तरफ से 1 इजरायली बंधक को छोड़ा जाएगा, तो इसकी एवज में इजराइल की तरफ से 3 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे और इस लिहाज से 4 दिन के अंदर इजराइल की तरफ से कुल मिलाकर 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने की खबर आ रही है। और वहीं एक और बड़ी खबर, जहां ईरानी विदेश मंत्री का जंग को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया और कहा कि गाजा में जंग नहीं रुकी तो महायुद्ध होगा। गाजा जंग का दायरा और भी बढ़ सकता है, हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट में हालात भी बदल जाएंगे। तो गाजा जंग के बीच लगातार ईरान पर युद्ध को भड़काने के जो आरोप लग रहे हैं, युद्ध विराम के बीच ईरान इजराइल को हराने की कैसे साजिश रच रहा है। एक बार फिर ईरानी विदेश मंत्री ने जंग को लेकर यह बड़ा बयान दिया है, कहा कि गाजा में युद्ध विराम नहीं हुआ तो महायुद्ध होगा और हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट के हालात भी बदल जाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने ये समझते हुए कि आखिर ईरान चाहता क्या है, क्योंकि जंग के बीच ईरान पर युद्ध भड़काने के आरोप, वहीं ईरानी विदेश मंत्री का जंग को लेकर यह बड़ा बयान कोरोना सामने आया। बिल्कुल, गाजा में जंग अगर नहीं रुकी तो ईरान के विदेश मंत्री ये धमका रहे हैं कि महायुद्ध फिर तय है। गाजा जंग का दायरा और बढ़ सकता है, हमला नहीं रुका तो मिडिल ईस्ट में हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे, ईरान के विदेश मंत्री। और इससे पहले भी देखिए कई दफा ईरान की तरफ से ऐसी धमकियां दी गई और एक बार फिर से ये ताजा धमकी ताकि इजराइल पर दबाव बनाया जा सके। एक और बड़ी खबर लेबनान से आ रही, लेबनान में 3 बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है। ईरान के विदेश मंत्री के नसरल्लाह से, जो कि हिजबुल्लाह चीफ है,
उससे मुलाकात। आखिर इस मुलाकात का क्या मतलब है समझना जरूरी होगा, लेकिन मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे। हमास के नेता हानिया से मिले ईरानी विदेश मंत्री, यानी कि हमास का जो टॉप लीडर है इस्माइल हानिया, इसके अलावा हिजबुल्लाह का टॉप लीडर नसरल्लाह और इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री, इन तीनों की मुलाकात। इजराइल के खिलाफ कुछ बहुत बड़ी तैयारी पर बात हुई। तो इजराइल के खिलाफ ईरान की घेरेबंदी को समझने के लिए ये जानना और समझना जरूरी है कि इजराइल पर दबाव बनाना चाहता है ईरान। और लेबनान में 3 बड़े नेताओं से मुलाकात को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आई, जहां ईरान के विदेश मंत्री की नसरुल्लाह से मुलाकात हुई। हमास के नेता, जो हमास का टॉप लीडर इस्माइल हानिया, उससे मुलाकात की है ईरान के विदेश मंत्री ने। इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी पर सुरभि बात की गई है। हालांकि गाजा में तेजी से मदद पहुंचाने पर बात को लेकर भी खबर मिली। वहीं युद्ध विराम के दौरान मानवीय मदद पर चर्चा भी इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा रही, क्योंकि हालात को देखते हुए इस बैठक में भी कई बड़े फैसले और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। और एक और बड़ी खबर, यह खबर वेस्ट बैंक से आ रही है, जहां पर जेनिन में इजरायली फोर्स की बड़ी कार्रवाई हुई। आईडीएफ ने कामिल अबू बकर का घर उड़ा दिया धमाके से। अगस्त में अबू बकर ने अटैक किया था तेल अवीव में, इजरायली पुलिस अधिकारी की हत्या की थी और अब इसका बदला इजरायली डिफेंस फोर्स ने लिया है। अबू बकर का जो घर बमबारी करके धमाके के साथ उड़ाया गया, इसकी तस्वीरें भी सामने आई। आवाज आप सुनिए। और लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के भीषण हमले को लेकर खबर आई है, जहां हिजबुल्लाह ने मटाट बैरक की इमारत पर हमले को अंजाम दिया है। आपको बता दें, इस हमले में बैरक की बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा और हिजबुल्लाह ने हमले का बाकायदा वीडियो भी जारी किया। और एक और बड़ी खबर, अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड का इजराइल पर बड़ा हमला। गाजा से इजराइल पर गोले दागेगा इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यूएस बेस पर हमले की जिम्मेदारी ली। इराक सीरिया में यूएस बेस पर हमला जारी है। गाजा जंग के दौरान यूएस बेस पर हमले काफी बढ़ गए। तो अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड का जो ये ताजा हमला है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका का जो बेस है, अमेरिकी बेस, इस पर हमला किया गया। इराक और सीरिया में यूएस बेस पर हमले की जिम्मेदारी अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड की तरफ से ली। और एक और बड़ी खबर, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिकी बेस पर हमले की जिम्मेदारी ली है। इराक सीरिया में यूएस बेस पर हमले लगातार जारी। गाजा जंग के दौरान यूएस बेस पर हमले बढ़े हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, और इस्लामिक रेजिस्टेंस इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी लेता है। अब अमेरिकी बेस आखिर टारगेट पर क्यों है, इस खबर को लेकर डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि इरबिल एयर बेस को अमेरिकी कब्जे से छुड़ाने की ये जंग है। हमास से इजराइल की जंग इस्लामिक देशों की खिलाफत है, और साथ ही ये भी कि गाजा में हमास की बर्बादी और बिखराव से नाराजगी भी ये मानी जा रही है। हालांकि इजराइल को अमेरिकी मदद से मिलिशिया भी नाराज नजर आया। वहीं इराक में यूएस एयर स्ट्राइक से कताइब हिजबुल्लाह ग्रुप को नुकसान पहुंचा है। वहीं अमेरिका ने कताइब हिजबुल्लाह ग्रुप के 8 लड़ाकों को मार गिराने का भी दावा किया है। और एक और बड़ी खबर को रुक कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट को लेकर है, जहां पर अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती की गई है। अमेरिका ने जंगी तैनाती अपनी बढ़ा दी है लगातार, उसके खिलाफ भी जो हमले हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट के चारों तरफ भारी डिप्लॉयमेंट अमेरिका की तरफ से की गई है। तो क्या इस बात का इशारा ये कि हालात और ज्यादा विध्वंसक होने वाले हैं? भले अभी 4 दिन का युद्ध विराम है, जो कि इजराइल और हमास के बीच तय हुआ है, लेकिन क्या इसके बाद बहुत ही भीषण जंग की शुरुआत होगी? और इसकी तैयारी देखने को मिल रही है, जो अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी गई है। क्या अमेरिका को भी लगता है कि बहुत बड़ा खतरा अब इंतजार कर रहा है?
तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को हथियार भेजने के लिए अमेरिका ने टास्क फोर्स बनाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमास को अरब देशों के समर्थन के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है। गाजा को लेकर अरब देशों से हमास के लिए बढ़ते समर्थन ने अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। यह माना जा रहा है कि अगर इजराइल को लेकर अरब वर्ल्ड में जंग भड़की तो इसका खामियाजा इजराइल के साथ साथ अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में चारों तरफ भारी डिप्लॉयमेंट कर दी है। जल थल नभ तीनों वॉर फ्रंट्स पर अमेरिका ने अपनी जंगी तैयारी की है। तो क्या तैनात किया यह आप जरा देखिए। सुरभि, इराक और सीरिया में बमबारी, बाइडेन ने कैसे तैनाती बढ़ा दी है, उसी को लेकर एक खबर, जहां 17,350 सैनिकों की तैनाती को लेकर खबर आई। B-1 लैंसर को लेकर खबर आई। डिस्ट्रॉयर USS कैर्नी को लेकर खबर है। USS रूजवेल्ट, USS थॉमस हडनर, असॉल्ट शिप, USS बैटन एयरक्राफ्ट, कैरियर USS और आइजनहावर एयरक्राफ्ट। वहीं कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS ग्रेवली को लेकर भी खबरें मिली हैं। तो इजराइल अभी तक कई सबूत पेश कर चुका है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का सबसे बड़ा जंक्शन है। यहां पर हमास के सबसे महफूज और सबसे बड़े ठिकाने। अब अल शिफा के कतरी कॉम्प्लेक्स के नीचे का वीडियो भी जारी किया गया है और IDF ने यह दिखाया कि सुरंगों में हमास ने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे थे, कितने घातक हथियार छिपा रखे थे। इन सुरंगों में उतरने के बाद हमास के सफाई का ऑपरेशन कैसे तेज कर दिया गया है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। क्योंकि आपको यह भी बता दें कि TV9 भारतवर्ष के ही सुपर प्राइम टाइम में 25 अक्टूबर को यह दिखाया गया था कि हमास के खिलाफ जलबम प्लान तैयार हो चुका है और प्लान सुरंगों में कैसे एक्टिवेट कर दिया गया है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। उत्तरी गाजा बमबारी से समतल हो चुका है, लेकिन हमास के ठिकानों पर इस बमबारी से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि इजरायली सेना जमीन पर जो ऑपरेशन चला रही है उससे हमास के ठिकाने महफूज हैं। और जैसे जैसे उत्तरी गाजा में IDF का ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमास के गुप्त ठिकाने दुनिया के सामने आ रहे हैं। अल शिफा के नीचे हमास की सुरंगों का नेटवर्क है और अब इन सुरंगों की हकीकत सामने आ रही है। ये इजरायली फोर्स के सैनिक हैं जो अल शिफा अस्पताल में हमास की सुरंगों का वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो अल शिफा अस्पताल के कतरी कॉम्प्लेक्स का है। अल शिफा में रखे हथियार दिखाने के बाद ये सैनिक एक मुहाने से सुरंग में उतर जाते हैं और उसके बाद हमास का भूमिगत संसार दिखाई देता है। इजरायली सैनिकों ने दिखाया कि सुरंगों के सकरे रास्ते के दोनों ओर हमास ने अपने लड़ाकों के लिए बड़े बड़े कमरे बना रखे हैं। उनके लिए वॉशरूम और बाथरूम बना रखे हैं। ये सभी व्यवस्था वैसे ही बनाई गई है जैसे कि IDF प्रवक्ता डैनियल हगारी ने अस्पताल के मॉडल में दिखाई थी। IDF प्रवक्ता ने भी अल शिफा अस्पताल की सुरंगों के नीचे से एक वीडियो जारी किया। हमास की इन सुरंगों को अब साफ किया जा रहा है और जैसे जैसे IDF सुरंगों में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कुछ हमास लड़ाके हथियार भी डाल रहे हैं। उत्तरी गाजा में हमास के सुरंगों का बड़ा नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इजराइल उसी प्लान को एक्टिवेट कर चुका है जो 25 अक्टूबर को सुपर प्राइम टाइम में TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को बताया था। इजराइल भूमध्य सागर से इन सुरंगों में हेवी ड्यूटी कमर्शियल पंप से पानी छोड़ने का प्लान बना रहा है। इससे सुरंगों में बाढ़ आ जाएगी। इससे हमास का कम्युनिकेशन सिस्टम, हथियार गोदाम तबाह हो जाएंगे। सुरंगों में बैठे हमास के लड़ाकों को मजबूर होकर सुरंगों से बाहर निकलना होगा। 25 अक्टूबर को सुपर प्राइम टाइम में हमने जो बताया, अब उत्तरी गाजा में वो ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इजरायली फोर्सेस ने सुरंगों में बाढ़ लाने के लिए उत्तरी गाजा में हेवी ड्यूटी पंप तैनात कर दिए हैं। भूमध्य सागर से पानी खींचकर इन सुरंगों में भरा जा रहा है।
हमास को सुरंगों से निकालने या फिर डुबोकर मारने का ऑपरेशन तेज हो चुका है। इजराइल दुनिया को यह दिखाने में कामयाब रहा है कि हमास फिलिस्तीनियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उसका ग्राउंड ऑपरेशन करना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर गाजा से आ रही। युद्ध विराम से पहले गाजा में भीषण बमबारी इजरायली सेना का। गाजा में भीषण हमला हुआ। इजरायली सेना ने गाजा में जमकर तबाही मचाई है। तो एक तरफ यह कहा जा रहा है कि आज सुबह 10:30 बजे से हमास और इजरायल के बीच सीज फायर हो जाएगा, यानी बमबारी रुक जाएगी, हमले रुक जाएंगे। लेकिन इसके पहले क्या हो रहा है? युद्ध विराम से पहले किस तरह से इजरायली सेना की तरफ से भारी तबाही मचाई गई, गाजा में भीषण बमबारी की गई है। इजरायली सेना का गाजा पर जो भीषण हमला हुआ वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली सेना ने गाजा में जमकर तबाही मचाई। तो ये बहुत बड़ी खबर। एक तरफ आज से युद्ध विराम की बात, 4 से 5 दिन तक युद्ध विराम लागू रहेगा। जो शर्त रखी गई है, जो समझौता इजरायल और हमास के बीच हुआ है बंधकों की रिहाई से पहले, लेकिन ये जो खबर आ रही है वो कुछ और ही बतला रही है। खबर यह है कि जहां एक तरफ युद्ध विराम की शर्त समझौता, वहीं इससे पहले इजरायली सेना की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है। इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी की गई है और इस बमबारी में बड़ा नुकसान हमास को उठाना पड़ा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। यह तस्वीर सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। और एक और बड़ी खबर लेबनान से, जहां पर तुर्की के 2 लोग मारे गए। इजरायली ड्रोन अटैक में मारे गए 2 लड़ाके। दक्षिणी लेबनान में IDF की बड़ी कार्रवाई। इज अद-दिन कासम ब्रिगेड के कमांडर के साथ कर रहे थे यात्रा और उस दौरान दक्षिणी लेबनान में IDF का जो हमला हुआ, इसमें 2 तुर्की के लोग, 2 तुर्की के नागरिक मारे गए। तो सवाल यह कि क्या हमास अब अमेरिका से भी बदला लेगा? शक इसलिए क्योंकि अमेरिका में एक हैरान करने वाली वारदात हुई। कनाडा और अमेरिका को जोड़ने वाले पुल पर एक कार में जोरदार धमाका हो गया। मरने वालों की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन इस घटना के बाद अमेरिका के कई शहरों में हाई अलर्ट है। आतंकी हमला या हादसा। अमेरिका के बॉर्डर पर जलती हुई एक कार ने सुपर पावर को सवालों में उलझा दिया है, बड़े खतरे का संकेत दिया है और अमेरिका में सतर्कता बढ़ गई है। तस्वीर बुधवार की है। अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाले नियाग्रा फॉल्स के पास पुल से एक कार गुजर रही थी, तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया। कनाडा की तरफ से आ रही कार रेनबो ब्रिज के अमेरिकी हिस्से पर चेक पॉइंट के पास एक बैरियर से टकरा गई और हवा में कई फीट ऊपर उछल गई। घटना के बाद 3 इंटरनेशनल बॉर्डर को बंद किया गया। लास्ट में वाहन चालक समेत 2 की मौत हुई। 2 अमेरिकी अधिकारी भी जख्मी हो गए। अमेरिकी एजेंसी FBI ने जांच शुरू कर दी है। गाजा में इजरायल का अटैक और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले की वजह से इस घटना को गंभीरता से लिया गया। अमेरिका में सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमेरिका में दाखिल होने वाले तमाम रूट पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो गाजा युद्ध विराम तो भंग हो चुका है, लेकिन इसी बीच अब US प्रेसिडेंट बाइडेन को एटमी करंट मिलने की आशंका भी बढ़ गई है। रूस की तरफ से ये वार्निंग दी गई है, उसके सभी 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर रूसी हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र के टारगेट पर हैं और जैसे ही पुतिन ने ऑर्डर दिया, दुनिया के अलग अलग कोने में मौजूद US नेवी के समुद्री योद्धा राख हो जाएंगे, पलक झपकते ही खाक हो जाएंगे। मगर कैसे? कौन सा है वो ब्रह्मास्त्र जो अमेरिकी विमान वाहकों को दहन करेगा और पुतिन के न्यूक्लियर प्रतिशोध को अंजाम तक पहुंचाएगा? इस खास रिपोर्ट से समझिए। Переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе.
समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते ये जंगबाज, जिनके दस्तक से सिर्फ ब्लू वॉर जोन ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में सनसनी मच जाती है, क्योंकि समंदर के ये योद्धा पानी पर चलते सैन्य अड्डे से कम नहीं है। और अगर बात इनके बारूदी ट्रेलर की हो तो फिर इन जंगबाजों से भिड़ना, इनके सामने टिकना किसी के बूते की बात नहीं है। ये अमेरिकी नौसेना के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिन पर किलर क्रूज मिसाइलों के साथ साथ दर्जनों लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं, यूएस मरीन कमांडो की स्पेशल यूनिट भी 24/7 मोर्चा संभाले रहती है। शायद इन्हीं समुद्री योद्धाओं के दम पर यूएस नेवी दुनिया में पहले पायदान पर है, क्योंकि उसके बेड़े में एक दो नहीं बल्कि 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका के अलावा दुनिया के किसी और मुल्क के पास सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की इतनी तादाद नहीं है। मगर अमेरिकी नौसेना के इस एसेट को पुतिन अब टारगेट पर ले चुके हैं। यूएस नेवी के सभी 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने का, समंदर में उन्हें राख करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। और जानते हैं, अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी ताकत, सबसे विध्वंसक जंगबाजों को खाक करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन हाइपरसोनिक विनाशक का इस्तेमाल करेंगे। वो भी दुनिया के किसी भी कोने में। जी हां, रूस की तरफ से एक वार्निंग दी गई है, वो ये कि यूएस नेवी के 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर रूस के टारगेट पर हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर जिरकॉन मिसाइल से हमला किया जाएगा। इसके लिए जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात किया गया है। हर एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक के लिए लोकेशन तय हो चुकी है। अब सवाल यह है कि एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, दूसरी तरफ गाजा में घमासान चरम पर है। इसी बीच पुतिन के टारगेट पर अमेरिका क्यों आया? क्यों यूएस नेवी के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए रूसी डिफेंस ने जिरकॉन मिसाइल को उतारा? तो आपको बता दें कि पुतिन की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि दुनिया में जहां भी जंग छिड़ी है, जहां भी खूनी संघर्ष हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। दरअसल पुतिन का माथा इस बात से भी ठनका हुआ है कि जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चरम पर था, उस दौरान यूएस नेवी ने अपने समुद्री जंगबाजों को आर्कटिक सी और नॉर्थ अटलांटिक सी के आसपास तैनात किया था। और जब इजराइल हमास के बीच युद्ध हुआ, तो फिर यूएस नेवी ने इजराइल के सपोर्ट में भूमध्य सागर, रेड सी और ओमान की खाड़ी में जंगी बेड़े को भेजा। यानी अपनी ताकत की नुमाइश के लिए बाइडेन सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रहे थे।
लिहाजा अब अमेरिका की उसी ताकत को चकनाचूर करने के लिए पुतिन ने हाइपरसोनिक हथियार को वॉर रेडीनेस मोड पर ला दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी ज़िरकॉन मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका के सभी 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो फिलहाल दुनिया के अलग अलग कोनों में हैं। आखिर कहां, वो भी जान लीजिए। रूसी डिफेंस की तरफ से इस बात का तो खुलासा नहीं हुआ है कि 11 अमेरिकी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए, उसे तबाह करने के लिए ज़िरकॉन मिसाइल को कहां-कहां तैनात किया गया है। मगर रूसी डिफेंस की तरफ से यह वार्निंग दी गई है कि यूएस नेवी के सभी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर ज़िरकॉन मिसाइल के टारगेट पर है। बस इंतजार है पुतिन के एक ऑर्डर का। आपको बता दें कि ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर रूस दावा करता है, ये ब्रह्मास्त्र धरती की सबसे तेज उड़ने वाली मिसाइल है। ये अपने एक वार से किसी भी टारगेट को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है। बड़े से बड़े युद्धपोत और जंगी बेड़ों की इस मिसाइल के सामने कोई बिसात नहीं। चंद सेकंड के भीतर ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल उन्हें खाक कर सकती है। आपको बता दें कि ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल पुतिन का सबसे पसंदीदा हथियार है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल करीब 10 मीटर तक लंबी है। ज़िरकॉन मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से 9 गुना तेज है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 450 से 1000 किलोमीटर तक है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। ये मिसाइल 400 किलो तक विस्फोटक साथ ले जा सकती है। यकीन मानिए, प्रेसिडेंट पुतिन के इस हथियार से पार पाना फिलहाल तो किसी के बूते की बात नहीं, क्योंकि अगर रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल वॉर जोन में किया तो दुश्मन को इसकी भनक भी नहीं लगेगी और ये किलर वेपन तबाही मचा देगा।